आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत हालात और वाक़ात से, और शुरुआत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल से। और लाइन ऑफ कंट्रोल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गोलियां चलाए जाने का सिलसिला आज भी जारी रहा और पुंछ नौशहरा सेक्टर में आज भी गोलाबारी होती रही। सुबह सुबह बताया जाता है कि पार से गोले चलाए गए, इधर आबादी वाले इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई और इधर से भी गोले चलाए गए, पार के इलाकों में भी गोले गिराए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की ये सूरत हाल। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल में चाडूरा बडगाम का इलाका, और बडगाम के इलाके में आज बाद दोपहर हुए एक एनकाउंटर मुठभेड़ में एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किए जाने का पुलिस ने दावा किया। खबरें पुलिस की यही हैं। पुलिस जराया कहते हैं कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के इनपुट से और उसके बाद इलाके का कॉर्डन किया गया, जिस दौरान ये एनकाउंटर पेश आया जिसमें मिलिटेंट को सरेंडर करने का मौका दिया गया और उसने सरेंडर किया। ये एक दावा। लेकिन कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि फौज की एक पार्टी, गश्ती पार्टी, इलाके की मुर्दमशुमारी करी थी, घरों की निशानदेही करती थी। इस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को मालूम हुआ, अंदाज़ा हुआ कि शायद उनका इनकाउंटर हुआ है, उनका क्रैकडाउन हुआ। उस दौरान उनने गोलियां चलाई और बाद में एडिशनल ट्रूप उसको बुलाया गया और एडिशनल ट्रूप उसके साथ बुलाए जाने के साथ जब इलाके का मुहासरा किया गया तो वहाँ एक मिलिटेंट था जिसको पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया। और उसके बाद बताया जाता है कि उसकी शिनाख्त जहांगीर अहमद के बतौर हुई है। पुलिस ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है और पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि एक बड़ी कामयाबी है और इस सारी सूरत के दौरान एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह पुलिस को एक रिलायबल इनपुट हासिल हुई थी कि चाडरा के हरदपुरा इलाके में एक सस्पिशियस मूवमेंट दिख रही है, मिलिटेंट को स्पॉट किया गया था। इस खबर को मिलते ही पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टीज़ ने जो है इलाके को कॉर्डन किया। ड्यूरिंग कॉर्डन जो छुपा हुआ मिलिटेंट था उसने हमारी फोर्सेस पे फायर किया है और फोर्सेस ने लेकिन बहुत ही रिस्ट्रेंट दिखाते हुए मिलिटेंट को सरेंडर करने की अपॉर्चुनिटी दी। ड्यूरिंग दिस हमारे बहादुर जवानों ने, पुलिस के, आर्मी के, सीआरपीएफ ने बड़ी हिकमत से जो है ये फायर करता हुआ मिलिटेंट जिंदा पकड़ा है। उससे जो है एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई अभी जारी है। चाडूरे के इलाके का इनकाउंटर। लेकिन कश्मीर में हादसात भी होते रहते हैं और हादसात कश्मीर में जाने लेने में सबसे ऊपर हैं। आज भी हादसों की खबर है और बांडीपुरा के नसू के इलाके में आज सुबह हुए एक हादसे में सीआरपीएफ के एक एहलकार की जान चली गई जबकि इसमें 3 दूसरे जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि सीआरपीएफ की गाड़ी तेज़ रफ्तारी में अपना कंट्रोल खो बैठी, ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और उसके बाद वो सड़क पर लुढ़क गई जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। मुकामी लोगों की मदद से फौरी तौर पे जख्मों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने एक के मारे जाने की खबर दी। बाकी जख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। हादसात और हालात, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में सियासत, और कल से सियासत बड़ी गर्म हुई है। कल श्रीनगर में एक नया प्लेटफार्म भी वजूद में लाया गया। कश्मीर की सभी सियासी जमातें, यूं कहें मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, लगभग बड़ी सभी सियासी जमातों ने कल एक नया प्लेटफार्म बनाने का ऐलान भी किया। और फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दूसरे लीडरान ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 370 से लेकर 35 और 5 अगस्त की तारीख, उन सभी मामलात पर एक नया महाज खोला जाएगा। लेकिन आज भी इसी मामले पर बहस जारी थी और आज भी शहर में चिमगोइयां हो रही थी। इन्हीं चिमगोइयों के बीच में श्रीनगर में आज मेंबरान पार्लियामेंट से भी मीडिया ने बात की। कल के हवाले से भी सवाल पूछा और पूछा कि आखिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और साबका हालिया मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन समेत जस्टिस हसनैन मसूदी ने इस सारी सूरत का खुलासा भी करते हुए बताया कि मामलात दिल्ली तक ले जाने हैं और दिल्ली तक मामलात ले जाते हुए कई पड़ाव जो है वो पार करने पड़ेंगे। ओवरऑल जो अलायंस है इस अलायंस का ये मतलब है कि हम कश्मीर के हित में बात करेंगे और जो अपनी अपनी सियासत, PDP को अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग, कांग्रेस को अलग, किसी और को अलग, वो अलग अलग सियासत है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर मुतफ़िका तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे। पीपुल्स अलायंस ये अवामी इत्तेहाद है
जो गुपकार डिक्लेरेशन में जो भी हमने कहा है उसको हासिल करने के लिए, उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए एक अवामी इत्तेहाद है। तो डिक्लेरेशन तो गुपकार डिक्लेरेशन वो तो अपनी जगह पर है, वो तो डिक्लेरेशन है, वो तो रहेगी तब तक जब तक हम उसका जो भी मकासद हैं वो मकासद हम हासिल कर लें। और फिर अपनी अपनी पार्टीज़ के अपने अपने हदफ हैं। जैसे हम कहते हैं कि नहीं जी पूरी मुकम्मल खुदमुख्तारी होनी चाहिए 1952 का 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट है, किसी और का कोई हो लक्ष्य। लेकिन अभी ये है कि जो 5 अगस्त के गैर आईनी फैसले हैं, एक तरफा फैसले हैं, जो अवाम मुखालिफ फैसले हैं, वो सारे फैसले मनसूख हों। कल नए तश्कील दिए गए महाज में पीडीपी का रोल भी काफ़ी अहम है और पीडीपी से भी इसी हवाले से आज बात की गई और पीडीपी के गुलाम नबी लोन हांजूरा ने भी मामलात के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल का इजहार कुछ यूँ किया कि जो पीपल्स अलायंस का कल ऐलान हो गया गुपकार डिक्लेरेशन के लिए, तो वो सभी जो जितनी भी पार्टीज़ के लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आपस में मशवरा करके ये नाम दिया उसको। ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि सारी पार्टीज़ आपस में मिलें, इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। और जो इन्होंने किया 5 अगस्त को उसको रेस्टोर करने के लिए यही एक वाहिद रास्ता है। ये कश्मीर की सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल जो 5 अगस्त के फैसले को फ़िलहाल नहीं मान रही हैं, बताना यही है कि पहले हमें यूनाइट होना है। वही मामला जो बहुत पहले से कश्मीर में कहा जाता था। लद्दाख को अलग किए जाने पर कश्मीर में वाविला है और जम्मू में भी कुछ लोग इसी हवाले से बात करते हुए बता रहे हैं कि कभी जम्मू कश्मीर जिसे डोगरा स्टेट कहा जाता था, महाराजा की स्टेट जिसे कहा जाता था, लद्दाख से लेके लखनपुर तक हुआ करती थी, लेकिन अब स्टेट भी ली गई है और इसके हिस्से भी किए जा चुके हैं। ताहम बीजेपी ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने जम्मू में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर की सियासी जमातों की तरफ से कल दिए गए मामलात पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि कश्मीर की सियासी जमातें आवाम को गुमराह कर रही हैं, बखौल उनके घड़ी की सुइयां वापस नहीं मोड़ी जा सकती हैं। पिछले दिनों कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से षड्यंत्र शुरू किया गया है। गुपकार एजेंडे के साए में एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही। अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने मिलकर कोई गुपकार अलायंस बनाया है। ये गुपकार एजेंडा, ये गुपकार अलायंस पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली नेता हैं। इनके इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा धोखा दिया। कभी जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून यहां लागू नहीं किए गए, जनता की भलाई के कानून यहां लागू नहीं किए गए, जनता के साथ हमेशा धोखा किया गया। अब चूंकि ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं और बिन पानी जैसे मछली तड़प रही है, उसी प्रकार ये गुपकार अलायंस वाले चूंकि अब सत्ता से बाहर हैं, आउट ऑफ पावर हैं, बिना सत्ता के ये बिन मछली पानी के जैसे तड़पती है मछली, उस प्रकार तड़प रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता इन सारे नेताओं के काले कारनामों को, इनके मंसूबों को और इनकी साजिशों को जानते हैं। आज 13 धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने यहां बैठक करके ये संकल्प लिया है कि किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के अलगाववादियों के और आतंकवादियों के एजेंडे को हम लागू नहीं करने देंगे। घड़ी की सुइयां वापस नहीं मोड़ी जा सकती हैं। ये जम्मू में बीजेपी के लीडरान का, लेकिन जम्मू में मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी, जम्मू में ये सब कुछ, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, जम्मू में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या हो रहा है कश्मीर का इस मामला पे? जम्मू में लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी दीगर नेताओं ने बकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये लोग देश विरोधी हैं, जो लोग गुपकार को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा जो वक्त गुजर गया है, वक्त की सुइयां वापस नहीं आती हैं और जो 370 में छोड़ से रिपील हुआ है, उसकी वापसी क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। उनका ये कहना था, जो 6 पार्टियां वहां पे गुप्कार डिक्लेरेशन को मिली हैं, उनका ये कहना था कि ये लोग मिसलीड कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर पैंथर्स पार्टी ने भी आज प्रोटेस्ट किया। एक तरफ पैंथर्स पार्टी ने ये प्रोटेस्ट किया कि 370 अब जा चुका है, 35 से जा चुका है, वापस नहीं आ सकता। दूसरी ओर उन्होंने भाजपा को भी कटघरे में खड़ा किया। अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मजाक किया है, एक बड़ी अच्छी खासी स्टेट को यूटी बना दिया है, जम्मू खित्ते के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जी सर, ये कहना था उनका। नहीं, आम जनता में कहीं न कहीं चर्चा होती होगी। आम जनता का क्या मूड लग रहा है इस सारे को जो कश्मीर में बना है, जम्मू में विरोध हो रहा है, स्टेट यूटी में डिवाइड हुई है, तो क्या आम जनता क्या कहती है? देखिए, अगर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो सनम 370 या 35A को लेकर के ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनको थोड़ा सा कष्ट है, और इस बात का कष्ट है कि उनकी जॉब्स और लैंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए, और उनको भरोसा भी है कि यूनियन गवर्नमेंट इसमें कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी ताकि उनकी जॉब और वो प्रोटेक्ट हो सके। गुस्सा उनको इस बात का है कि डिमोट हो गए, एक स्टेट से यूटी बन गए। यूटी बनने के कारण उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि फुल फ्लेज स्टेट, जो डोगरा रियासत वो कहते हैं जम्मू के लोग, डोगरा रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया गया है। 1-2 चीजें हैं जिसको लेकर के जम्मू के लोगों में मलाल है, अदरवाइज 370-35 को लेकर के ज्यादा डिस्कशन नहीं होती। विनोद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे जरूर जानना चाहूंगा। बहुत ही सियासत आपने देखी है, राजनीति से लेकर सियासत के सभी हलकों में आपकी नजर रहती है और रही भी है। इस वक्त ये कश्मीर में जो सभी लोग पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ चुके हैं, कहते हैं घड़ी की सुइयां, जहां कुछ लोग कहते हैं वापस नहीं मोड़ी जा सकती, वहीं ये भी कहते हैं कि ये ऐसे मामला 70 के दहाई में भी देखने को मिले थे। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये किस तरह की सियासत पनप सकती है जम्मू कश्मीर में? देखिए, कुछ भी संभव है सनम, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इन क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व से खुश नहीं है। अगर खुश होती तो शायद विरोध प्रदर्शन होते, जिस तरीके से इनको जेलों में नजरबंद किया गया या दूसरे PSA लगाए गए। और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि सुरक्षा के इतने पुख्ता बंदोबस्त थे, हर एक घर के बाहर 3 सुरक्षा बल तैनात थे, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं गुप्कार डिक्लेरेशन को लगभग 6 जमातें एक साथ हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और मुझे लगता है, तभी मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद कुमार, पूरी जानकारी के लिए। जम्मू से विनोद कुमार जानकारी फराहम करे थे। और ये भी कहना उनका कि जम्मू में ये भी कहा जाता है आम लोग 35 से 370 के हवाले से ज़्यादा बहस नहीं करते, लेकिन जम्मू में नाराज़गी भी है लोगों में, और ख़ास तौर पर रियासत के बंटवारे पर जम्मू के लोगों में नाराज़गी भी है। और दूसरे मामलात में अब नाज़रीन बताएं कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे यानी ग़िज़ाइयत का दिन मनाया गया। और आज इस हवाले से जहां कई तकरीबात हुई, वहीं महकमे ज़राअत की जानिब से आज क्रमशेर बडगाम में एक तकरीब मुनक़द हुई, जहां हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज़ अहमद मेहमान ख़ुसूसी के तौर मौजूद रहे। और एजाज़ अहमद ने आज इस मौके पर इस दिन का मकसद आवाम को मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में आगाही फराहम करना बताया। और ये भी बताया कि ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। आपने यहाँ सुना होगा कि आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के इस दिन एक रिलीज़ कर रहे हैं, एक कॉइन 75 रुपीज़ का एक कॉइन भी हो रहा है रिलीज़। और इसमें जो फूड के बारे में अवेयरनेस देनी है कि फूड हमारे सेहत के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे बच्चे कमज़ोर होते हैं और अक्सर बेशतर बीमार रहते हैं। अगर हमें उनकी सेहत की नशोनुमा का ख्याल रखना, उनको सही खुराक देना है, सही फूड देना है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। आज हमारा बडगाम में भी यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर क्रमशोर B में
हमने पेड़ लगाने हैं, प्लांटेशन ड्राइव की है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर हमारा ये चूज़ हुआ ये डिस्ट्रिक्ट। तो इंशाल्लाह हम ये भी कर रहे हैं यहाँ पर, और हम यही अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने बागों में, अपने ज़मीनों में, अपने किचन गार्डन में लगाइए, और एक हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा, हमारे बच्चे जो हैं जिनको सही खुराक मिलेगा, जिनको सही फ्रूट मिलेगा। वर्ल्ड फूड डे, लेकिन आपको बताएं कि माहौलियात का भी दिन कभी हुआ करता है, और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर में माहौलियात के हवाले से अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। और आपको ये भी बताते चलें, याद दिलाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में माहौलियात के हवाले से, मुतवाज़िन माहौलियात के हवाले से कई बार इकदाम उठाने के अहकाम भी दिए गए हैं, और ग्रीन कश्मीर के हवाले से भी सरकार का एक नारा लगा था। हर जगह पेड़ लगाने की बात की थी। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दिए थे, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से अहकाम दिए थे, और सरकार ने भी एक बार मामला उठाया था ग्रीन श्रीनगर, ग्रीन कश्मीर। और ग्रीन कश्मीर और ग्रीन श्रीनगर के हवाले से यह भी बताया गया था कि सड़कों और शाहराहों के आसपास पेड़ लगाए जाएंगे ताकि माहौलियात को बचाया जा सके। वो पेड़ लगाने का सिलसिला कई सालों से हम देखते रहे, शजरकारी के आलमी दिन पर पेड़ लगाए गए, लेकिन आज भी लोग यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो सरकार के लगाए गए दरख्तों के आसपास क्या वो पेड़ लगाए गए थे, सड़कों के आसपास पेड़ लगाए गए थे, शाहराहों के आसपास पेड़ लगाए गए थे? अगर वो लगाए गए थे तो फिर वो पेड़ कहाँ हैं? क्योंकि श्रीनगर की किसी भी सड़क पे वो पेड़ नज़र नहीं आ रहा है, वो कोई भी दरख्त आजकल नज़र नहीं आ रहा है। क्या पता उन पेड़ों को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, अभी तक पता नहीं चल रहा है। और अब की बार भी जहां हालात दुनिया भर में इस तरह के थे कि सरकारों के पास पैसा नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन पेड़ों को लगाने के लिए सरकार ने अब की बार भी पैसा रिलीज़ किया। अब की बार भी पैसा तो दिया गया, लेकिन पेड़ कहाँ लगाए गए, आज भी सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालात के बीच में ये भी कहा जाता है कि क्या कहीं पे अकाउंटेबिलिटी है? रियासती सरकार कहीं उन पेड़ लगाने वालों से पूछ सकती है कि आखिर वो पेड़ कहाँ लगाए थे? कोई उसकी निशानदेही कर सकता है कि कहाँ हैं वो पेड़, चाहे वो देवदार के हैं, चाहे कायल के हैं, सफ़ेदे के, लगाए तो कहाँ लगाए, किकर ही लगाया तो कहाँ लगाया? और ये पेड़ पूछे के सवाले से सवाल कई महकमों से उठते हैं। सबसे पहले सवाल महकमे जंगलात के इदारों से उठ रहे हैं, और जंगलात और माहौलियात के हवाले से जब महकमों से सवाल उठ रहे हैं तो वहाँ पे खामोशी दिखाई जाती है। और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से भी लोग यही सवाल करें कि जहाँ जंगलात को काटने का सिलसिला बराबर जारी है, वहीं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अफसरान कहाँ हैं? वो क्यों इस ग्राउंड पे नहीं है? बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े इदारों के अफसरान जो बने हुए हैं, लेकिन क्या वो इदारे ज़मीनी सतह पे काम करें? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कहीं बताए कि उसने क्या काम किया है, कितने जंगल बचाए, कितनी लकड़ी ज़ब्त की है। वो अलग बात है कि कहीं गरीब की 10 फुट 15 फुट की लकड़ी को ज़ब्त किया जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी ट्रकों में लकड़ियाँ लाई जाती हैं, जंगलात को काटा जाता है, उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ है? और शजरकारी का डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, सोशल कंजर्वेशन जो है वो डिपार्टमेंट कहाँ है? सोशल फॉरेस्ट्री कहाँ है? पेड़ सोशल फॉरेस्ट्री ने कहाँ लगाए, कितनी नर्सरियां बनाई? ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कश्मीर में सवालात के घेरे में सरकार के कई पड़ाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बैक टू विलेज एक पड़ाव था, और अब माई टाउन माई प्राइड वही एक नया सरकार का पड़ाव है, और इसी को बाज़ाब्ता तौर पे आवाम तक पहुंचने के लिए खुद रियासत के एलजी काम कर रहे हैं। और आज भी श्रीनगर में उन्होंने अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए माई टाउन माई प्राइड के हवाले से अहकाम भी दिए। माई टाउन माई प्राइड सरकार का अब दूसरा पड़ाव, दूसरा मार्का, लेकिन इसके साथ साथ आवाम को बिजली के हवाले से मुस्बत खबरें यानी खुश करने वाली खबरें आ रही हैं। कल एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित कंसल ने बताया कि अगले 4 सालों के दौरान बिजली की पैदावार में, प्रोडक्शन में हम खुद कफील हो जाएंगे, और त्राल के लोगों के लिए भी खुद कफीली की खबर है। और सब ज़िला त्राल के में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए इंतज़ामिया ने त्राल में 100 मेगावाट ग्रिड स्टेशन लगाने का मंसूबा बना रखा है, और इस हवाले से आज ज़मीन की निशानदेही भी की गई। और यहाँ एडिशनल कमिश्नर त्राल ने 30 कनाल की ज़मीन की निशानदेही करते हुए त्राल की आवाम को यकीन दिलाया कि यहाँ पे जो ग्रिड स्टेशन तामीर होगा उससे इलाके में बिजली की किल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। मुझे लग रहा था कि शायद हमें जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 60 मेगावाट के करीब है, जबकि हमें जो कैरिंग कैपेसिटी अवंतीपोरा से वो 30 मेगावाट की है। दैट मीन्स अगर हम 100% भी पावर वहाँ से लाएंगे अवंतीपोरा से, जो एग्जिस्टिंग हमें कैरिंग कैपेसिटी है, फिर भी हम 50% ही हम
पावर दे सकते हैं अपने यहाँ के हैबिटेंट्स को। उस लिहाज से हमें सख्त ज़रूरत थी कि हम अपना ग्रिड स्टेशन बन जाए। कोशिश हमने की थी कि इससे पहले भी हम जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी उसकी डबल कर दें, लेकिन डबल करने से भी फिर हमारी जो टारगेट था वो मीटअप नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक ख्वाब है, मुझे लग रहा है अगर ये हमें एस्टेब्लिश हो जाए, ये 2x50 MVA 100 MVA का हमें बन रहा है यहाँ पर, एंड इसकी 90 मेगावाट की मुझे लग रहा है शायद इनकी पावर कैपेसिटी रहेगी। एंड मुझे लग रहा है फ्यूचर 30 ईयर्स तक मुझे लगता है सफिशेंट है कि अगर हमें और भी डिमांड बढ़ जाए, आज के टाइम पे 60 मेगावाट है, अगर 10-20 साल में और भी बढ़ जाए, एंड ये ग्रिड स्टेशन हमें पूरे तरह को कैटर कर पाएगा। एंड इसमें जो हमारे इंजीनियर साहिबान जो हमारे आए हैं, इनने भी इनके हम काफ़ी मशकूर हैं। पिछले 2-3 महीने से लगे हुए हैं इसी प्रोजेक्ट पे, इससे पहले भी आए थे यहाँ पर, तो मैं ज़ाती तौर इनका मशकूर हैं और उन पर गुजारिश भी की मैंने कि जल्दी से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। एंड हम देखना चाहते हैं कि आने वाले 2-4-5 महीनों में कि कुछ यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिश हुआ है। बिजली की किल्लत को दूर किया जाएगा, लेकिन मसाइल बहुत से हैं और इन मसाइल की फहरिस्त में मुलाजमीन के मसाइल हैं। और ईजैक ने भी आज श्रीनगर में मसाइल का अंबार खड़ा करते हुए सरकार के मंसूबों पर उंगली उठाते हुए बताया कि सरकार के मंसूबे सिर्फ खाली ख्याली पलाव है, कहीं उसमें ज़मीनी हकाइक नज़र नहीं आ रहे। और एक ज़बरदस्त नारेबाजी और मुजाहरा करते हुए ईजैक से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज ये भी बताया कि उनके मामलात और मसाइल में सिर्फ खाना पूरी की जाती है, प्रैक्टिकली नहीं किया जाता है। और यहाँ पे कॉरपोरेशनों के हवाले से भी सवाल उठाते हुए बताया गया कि जब सरकार कॉरपोरेशनों को चला नहीं सकती है तो फिर उनको बंद क्यों नहीं किया जाता है। श्रीनगर में मुजाहरे के दौरान सवालात का अंबार खड़ा किया जा रहा था। 12 महीनों से ये मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, लेकिन इसमें सितम ज़रीफ़ी यह है कि इनके मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी और अपने बिलो आइड 22 से 25 लोगों के हक में तनख्वाह वागुजार की है, जबकि बाकी मुलाजमीन को इग्नोर किया गया है। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि आपने कहा था कि यहाँ के मुलाजमीन की हर एक मांग को पूरा किया जाएगा। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमने नौकरी की है उसके बदले में जो हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमें वो तो दे दो। मुलाजमीन के मामलात और श्रीनगर के एम्पोरियम में बड़ा मुजाहरा भी, एम्पोरियम के मुलाजमीन भी अपना मुतालबा कर रहे थे, लेकिन तालिब इल्म भी पिछले कुछ दिनों से परेशान है। इम्तिहानात के ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में फंसे तलबा व तालिबात इन दिनों परेशानी का शिकार हैं। और श्रीनगर में मुजाहरा करने के साथ साथ बारामूला में भी आज मुजाहरा किया और तलबा व तालिबात ने सड़क पर निकलकर श्रीनगर बारामूला शाहरा को बंद भी किया। और करीबन 2 घंटे तक बंद करने के बाद जब इंतज़ामिया यहाँ पहुँची और इंतज़ामिया की यकीन दहानी के बाद ही ये रास्ता खोला गया। तलबा के हवाले से खबरें आ रही हैं, तलबा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जानबूझ के तलबा को जहनी तौर पर परेशान कर रहा है। और जहाँ पहले ही इंटरनेट की वजह से कश्मीर का तालिब इल्म परेशान है, वहीं अब बोर्ड हुकाम भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में तलबा को परेशान कर रहे हैं। 11th क्लास में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हम पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वीना पंडित हमारे बारे में नहीं सोच रही। जब जम्मू में कोविड था तो यहाँ पे भी कोविड था, 2G वहाँ बंद था, यहाँ भी बंद था। यहाँ एक बड़े से बड़ा प्रोफेसर जब क्लास में पढ़ के समझाता है तब भी हमारे में डाउट्स क्लियर रह जाते हैं। तो आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हो हम ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ेंगे? जब तक हमें मास प्रमोशन नहीं मिलेगी हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही रहेगा, चाहे फिर हमारे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे इनका इंसान है, जानवर नहीं है हम लोग। मास प्रमोशन का इंतजाम करवाए, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मार्च में से पहले ही स्कूल 5-10 दिन खुला, उसके बाद बंद है। तब से लेके अब तक स्कूल बंद है। इससे पहले भी 10th में हमने 3 महीने नहीं पढ़ा है। 10th के कंसेप्ट सब हमें क्लियर नहीं है, तो हम 11th के कंसेप्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे? तलबा परेशान है तो महकमे खेल में काम कर रहे मुलाजमीन भी अपनी नौकरियों को लेकर परेशान है। न नौकरियों उनको मुस्तकिल किया जाता है, न उनका माहाना भत्ता बढ़ाया जाता है। और उसी मामले को लेकर कुंजर में भी आज महकमे खेल से वाबस्ता मुलाजमीन ने नारेबाजी की, सरकार तक बात पहुँचाने की बात की। सिर्फ हमारी ये डिमांड है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ओपन है, वैकेंसीज अभी वैकेंट है, तो उनको फिलअप क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर किया भी उन्होंने आरी के, तो उन्होंने सिर्फ 3000 रुपीज़ रखा है, जिससे हमारा गुजारा नहीं चल रहा है सर। बदकिस्मती सर, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स नहीं है, जहाँ पे जोनल ऑफिसर्स नहीं है, उसके बाद भी आप अपने जो लगा रहे हो आप उनको 3000 रुपये सैलरी दे रहे हो।
और चलिए नाजरीन, कश्मीर के बारे में, आमतौर पे कश्मीर के टैलेंट के बारे में किसी को भी मनफी ख्याल आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ के बच्चों और यहाँ के लोगों ने हर बार अपना टैलेंट मनवाया है। और अब की बार भी नया टैलेंट बारामूला से हमें देखने को मिला है। 12वीं जमात की तालिबा बाजीला गुलजार, और बाजीला गुलजार ने बारामूला में एक मुकाबले के दौरान अपनी पेंटिंग से सबको हैरान कर दिया और ये दिखाई दिया कि उसके कश्मीरियों के मुकाबले में टैलेंट जो है ये बहुत कम दुनिया में देखने को मिल सकता है। 12वीं जमात की बाजीला, और वहाँ पेंटिंग मुकाबले में जो उसने हिस्सा लिया, उन पेंटिंगों से उसने सबके होश उड़ा दिए। और यहाँ पर बाजीला ने भी बताया कि वो ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में आगे बढ़ के अपने और अपनी कौम का नाम रोशन करना चाहती है। रिसेंटली हमारे मतलब जो बारामूला में CEO सर है, उनकी तरफ से जो है जोनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका थीम जो है वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें हम ये मतलब मेरी पूरी कोशिश ये रही थी कि मैं अवेयर कर सकूं लोगों को कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियों की एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे सेव कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड को और एजुकेट कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड को। तो मेरी कोशिश मतलब ज़्यादातर यही रही थी कि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। इंसान सिर्फ इस मतलब किताबों की दुनिया में लिमिटेड नहीं रखना चाहिए खुद को, इसके बाहर भी एक दुनिया जिसको हमें देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरा भी यही था, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इसकी ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो पीछे रहते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है किसी हद तक वो छुपा रहता है जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो जिसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेरी बस यही मैसेज। और रियासत में स्वच्छ भारत भी चल रहा है और स्वच्छ भारत के हवाले से साफ सफाई का पैगाम दिया जाता है, कहीं कहीं साफ सफाई की भी जाती है। लेकिन डोडा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि स्वच्छ भारत का नामो निशान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और डोडा के जनरल बस स्टैंड में तो गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और उसी की परेशानी को लेकर मुकामी लोग बार बार एहतजाज भी करते रहते हैं। लेकिन साफ जाहिर है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उसके चिल्लाने का असर किसको होता है, ये अक्सर सवाल कश्मीर में, जम्मू में पूछा ही जाता है। मैं सर SRTC में हूँ, यहाँ हमारा ऑफिस है SRTC का, और तकरीबन हम 2000 ईमानदारी से बोलना, कब से यहाँ पे साफ सफाई? मुझे तो लग रहा है सालों का साल ही हो गया है इसको, सफाई को कोई सफाई नहीं कर रहा है। और हमारा 2016 से हमारा ऑफिस यहाँ फंक्शन कर रहा है और तब से मैं देख रहा हूँ यही हाल होता है हमारे पैसेंजर शेड का। लोग बेचारे कहीं से आते हैं, कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, फिर यहाँ पे आके वो रुकते हैं 2 मिनट अपनी टिकट लेने के लिए, लेकिन यहाँ बैठना तो दूर की बात है, यहाँ देखना भी पसंद नहीं करते हैं हम फिर किसी को, क्योंकि इस गंदगी में कौन बैठेगा। इस वक्त कोविड-19 की महामारी चल रही है, लोगों को साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सफाई में बैठना है। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज की ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।